बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। अगला दिन पुरसुकून था क्योंकि जिन छुट्टी पे था। लैला की वही छोटी मोटी नोक झोंक जारी रही। आदिल बेचारा चिमटे खा खा के सूजा हुआ था। वो भी बिस्तर पे उल्टा लेटा हाय वाय कर रहा था और माँ से गर्म पानी और गालियों की टकोर करवा के वक्फे वक्फे से चीखें मार रहा था। आज लाइला की किसी सहेली की मेहंदी थी। वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी, मगर दूसरी तरफ इसकी सहेली ने उसे बुला तो लिया था, मगर अब दुआएं कर रही थी कि अल्लाह करे लैला को बुखार हो जाए या कोई टांग वांग टूट जाए और वो ना आए, क्योंकि उसे डर था कहीं ऐसा ना हो कि वो उसका सुहाग बसने से पहले उजाड़ दे। लैला की हरकतों से गांव वाले वाकिफ तो थे, मगर ये रिश्ता दूसरे गांव से आया था और लड़का बहुत नखरे वाला था। इसकी माँ बहनों की मांगे ही ख़त्म नहीं हो रही थी। कभी इनको जैज़ में भैंस चाहिए तो कभी सास नंदू के लिए सोने का जेवर, और अब वो लोग मेहंदी पे लड़के के लिए मोटरसाइकिल मांग रहे थे और लड़की के भाई परेशान थे कि क्या करें। पहले ही बहुत मुश्किल से रिश्ता मिला था इनकी 30 साला बहन को, अब अगर ये भी टूट जाता तो क्या करते। इस बात का फ़ायदा उठाकर वो लोग ज़्यादा फैल रहे थे। सारी जमा पूंजी ये लोग लगा चुके थे। इधर उधर से पकड़ के भी इतने पैसे जमा नहीं हो पा रहे थे कि मोटरसाइकिल ख़रीदी जा सकती, और इन लोगों की डिमांड थी कि मोटरसाइकिल मिलेगी तो ही मेहंदी लगेगी, वरना नहीं। इतनी देर में लाइला भी पहुंच गई थी। सहेलियों से मिलकर अभी दुल्हन के घर वालों से मिलके वापस हुई थी कि उसे कुछ अजीब सा लगा कि सब इतने चुप क्यों हैं। पहले इग्नोर किया, फिर इसका अंदर का शर्लॉक होम्स उछल के बाहर आ गया। इसके जहन में अचानक से कुछ क्लिक हुआ। सारा घर मेहमानों से भरा हुआ है और घर वाले एक कमरे में जमा होकर कुछ बात कर रहे हैं, और लाइला के आते ही सब चुप हो गए। ये बात लाइला बीबी कैसे हजम कर सकती थी। वापस आके दम से बैठी और सवालिया नज़रों से सबको देखने लगी। क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं लाइला, तुम जाओ, बच्चे नाइला इंतज़ार कर रही होगी, भाई ने नरमी से कहा। नहीं भाई, आप लोगों को बताना पड़ेगा, क्या मसला है? भाभी आप बताएं। भाभी लाइला के कारनामों से वाकिफ़ थी, सो उसे सारा कुछ बता दिया। नाइला की अम्मी बेचारी रोए जा रही। लाइला ने कुछ देर सोचा और उठते हुए बोली, भाई मौलवी को बुलाएं, आज निकाह होगा, कल रुखसती। क्या तुम पागल हो? भाई गुस्से से उठ खड़े हुए। प्लीज़ खाला मेरा यकीन करें, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। इसने नाइला की अम्मी के घुटनों पे हाथ रख के यकीन दिलाया। आंटी आप लोग भी आए ना पास। अरे नहीं बेटी, हम जाके क्या करेंगे, मर्द है ना वहाँ। लड़के की माँ, जिसने 5 किलो मेकअप थोप के गहरे सब्ज रंग के तंग कपड़े पहनकर जवान नजर आने की कोशिश की थी, नज़ाकत से बोली, अरे तेरी ऐसी तैसी बुढ़ी घोड़ी फसाद डाल के साइड पे हो रही है। तुझे तो मैं बताती हूँ। बज़ैर दांत पीस कर मुस्कुराते हुए दिल में इन लोगों को गालियाँ देती ज़बरदस्ती उठा के ले गई थी इन सबको। जैसे ही मौलवी साहब ने निकाह शुरू करवाया, लैला आगे आ गई। 1 मिनट मौलवी साहब, हक महर तो लिख लें। अरे हक महर तो शरीयत के मुताबिक ही होगा। दूल्हे की बड़ी बहन जल्दी से बोली, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, बताने का शुक्रिया। लाइला मुड़ के घोरी, अब ज़रा ये भी बता दो, भैंस, सोना और मोटरसाइकिल किस शरीयत में लिखे हैं? और वो कौन सी शरीयत है जो हक महर तो बताती है, मगर जहेज़ के नाम पर लूट मार की कोई तफसील नहीं। तुम्हारी इस शरीयत में ये क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? हम यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आए। चलो उठो मुन्ने, वापस चलें। लड़की की माँ बोलकर उठने लगी। अरे गेंडी, ज़्यादा फुदकी तो मेंढकी बना के छप्पड़ में छोड़ आऊँगी। तेरी और तेरे इस चुन्ने काके की। तो लैला मैडम फुल एक्शन मूड में आ गई थी। अगर तुम लोगों में से कोई भी अपनी जगह से उठा तो मार मार के चीचड़ बना दूंगी, क्योंकि दुम्बे तो तुम लोग पहले से ही हो। लैला इन सबको घोरते हुए गराई और थेलड़ की मोटी ताज़ी माँ जो तन फन करती खड़ी हो गई थी। लाइला ने उसे कंधों से पकड़ के पास रखी, कुर्सी पे ठोसा और आहिस्ता से कान में बोली,
अब अगर उठने की कोशिश की तो बर्फ तोड़ने वाला सुआ मार के तेरी हवा निकाल दूंगी, मोटी भैंस। इतने में लड़के की दोनों बहनें भी आगे आ गई थी। ये क्या गुंडागर्दी है? कौन हो तुम हमारे मामले में टांग अड़ाने वाली? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोनों लड़कियां साथ ही चुप करके बैठ गई। सब लोग चुप करके शो एंजॉय कर रहे थे। किसी ने बीच में बोलने की कोशिश नहीं की थी। हाँ जी मौलवी साहब, लिखे हक मेहर 20 लाख और महाना 10,000 जेब खर्च। अरे ये क्या कर रही हो लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? लड़के का बाप तड़प कर आगे आया। क्यों, मेरे दिमाग को क्या हुआ है? ट्रक भर के जहेज का दिया, तुम्हारे सारे खानदान को सोना पहनाया, दूध के लिए भैंस दी, इस पे दिल नहीं भरा तो मोटरसाइकिल मांग ली। क्यों भाई, तुम लोग भूखे नंगे हो? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। पहले बताना था, तुम्हारे गुस्ल खाने के लिए पार्ट भी इधर से दे देते। चले मौलवी साहब, आप क्या देख रहे हैं? लिखें शाबाश। और हाँ, शराइत में भी लिखना है कि अगर लड़की को ससुराल में तंग किया गया तो इन सब घर वालों को चौक में नंगा करके लित्तर मारे जाएंगे। वो खूनी नज़रों से इन सबको और ख़ास तौर पर दूल्हे को घूरते हुए बोली और वो नाजुक मिजाज दूल्हा सहम कर पहलू बदलने लगा। अरे बेटी सुनो, मेरी बात सुनो। लड़के की माँ दहल कर जल्दी से उठ के आई। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सारा कुछ वापस करने को तैयार हैं और निकाह भी अभी होगा। अगर कहो तो रुखसती भी अभी करवा के ले जाते हैं, मगर अल्लाह का वास्ता तुम अपनी शराइत वापस ले लो। इतना कहकर वो लड़की की माँ पाँव में जाके बैठ गई। हमें माफ़ कर दो बहन, हम रिश्तेदारों के बहकावे में आकर लालच में अंधे हो गए थे, मगर इस बच्ची ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमारी भी 2 बेटियां हैं, हो सकता है कल इनके साथ भी कोई ऐसा करे। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जितना चाहें मेहर की रकम लिखवा लें। मोटी आंटी रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। नहीं आंटी, हमें कुछ नहीं लिखवाना, मौलवी साहब निकाह शुरू करें। नायला के भाई ने इतना कहकर लायला की तरफ ताइद नज़रों से देखा। लायला ने भी मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाया और अंदर दुल्हन के पास चली गई। वहाँ पर भी इमोशनल सीन चल रहा था। दोनों माँ बेटियाँ एक दूसरे के गले लग के रो रही थी। नायला को सारा माजरा पता चल गया था। इसने भाग के लायला को गले लगाया और बोली, लायला तुम मेरे लिए रहमत की फरिश्ती साबित हुई हो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे लिए बुरा बुरा सोच रही थी। क्या मतलब? लायला ने झटके से उसे खुद से दूर किया। वो मैं तुम्हारे आने से पहले दुआ कर रही थी तेरी टांगें टूट जाएं ताकि तू मेरे दूल्हे की बैंड बजाने ना आ सके। क्या? लायला चीखी, कमीनी नामुराद, वहाँ मैं तुम्हारे लिए लड़के आई हूँ और तू मुझे बद्दुआएं दे रही थी? कमबख्त, मारी जा मर कहीं जाके। लायला ने उसे 2 हत्थड़ मार के परे फेंका। वो उठ के फिर से रोते हुए लायला के गले लग गई और माफ़ी मांगने लगी। इतनी देर में मौलवी के अंदर आने की इत्तला मिली तो लायला ने उसे अलग करके बिठाया और बोली, चल बस कर दे, सारी नाक मेरे कंधे के साथ ही साफ करेगी। सारी लड़कियां हंसने लगी और फिर निकाह शुरू हो गया। रस्म के बाद लायला अपनी छोटी कज़न जिसको वो साथ ले गई थी के साथ सीटी बजाती हुई घर में दाखिल हुई। चच्ची जो इन दोनों के इंतज़ार में बैठी तड़प के कमरे से बाहर आई और बोली, कमबख्त मारी, अब किसकी चमड़ी उतार के आई है जो सीटियां मार रही है? अरे नहीं अम्मी, आज तो लायला बाजी ने ऐसा कारनामा किया है कि सभी लायला बाजी के फ़ैन हो गए हैं। इसकी कज़न तारीफ़ करते हुए बोली, तू चुप कर लायला बाजी की चमची, मैं जानती हूँ ये मोई जब भी सीटी मारते हुए घर आती है थोड़ी देर बाद कोई ना कोई इसकी शिकायत लेके आ जाता है। इतनी देर में दरवाजे से कोई तेज़ी घर में दाखिल हुआ। चच्ची ने दहल के सीने पे हाथ रखा, देखा तो लायला के चचा थे। उन्होंने आगे बढ़कर
لائلا کا ماتھا چوما۔ جیتی رہے میری دھی، تو نے آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ارے کوئی مجھے بھی کچھ بتائے، چچی جل کر بولی۔ میں بتا تو رہی تھی، آپ نے جھڑک دیا۔ منہ ٹیڑھا کر کے چھوٹی اندر بھاگ گئی۔ چل نیک بخت، اندر چل کے بتاتا ہوں تجھے اپنی دھی رانی کا کارنامہ۔ چچی نے حیران ہو کے لائلا کو دیکھا اور وہ چچی کو آنکھ مار کے کمرے میں سونے چلے گی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج جن صبح صبح ہی لائلا کے گھر پہ نازل ہو گیا تھا اور بہت خوش تھا، کیونکہ وہ بدلہ لینے کے نئے طریقے سوچ کے آیا تھا۔ مگر آج تو ٹائم ہی نہیں گزر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لائلا کے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا، بلکہ وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ لائلا میڈم اتنی خوفناک خراٹے لیتی تھی کہ جن کا بھی طرح نکل جائے۔ اوپر سے تیل سے چپڑے ہوئے بال اور تیل سے بھرا ہوا بھاڑ جیسا منہ، جیسے خراٹے لیتے ہوئے کبھی کھولتی اور کبھی بند کرتی ہے۔ مچھر بھی اس سے 2 فٹ دور ہو کے گزرتا ہے تاکہ کہیں سانس اندر کھینچ کے اسے پی نہ جائے۔ تو محترم جن، جو کہ کبھی کوکاف کا شہزادہ ہوا کرتا تھا، جسے لائلا نے دھو کے دھوبی کا کتا بنا دیا تھا، اس کی نازک طبیعت اسے درخت پہ بیٹھ کے انتظار کرنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ آخر خدا خدا کر کے چچی کی 125 آوازوں کے بعد اٹھ کے باہر آئی تھی۔ اس کی تیل والی بکھری زلفوں کو دیکھ کے جن کو انتقام کا پہلا لیول سوجھ گیا۔ واہ واہ، اس کی زلفوں کو آگ لگاؤں گا اور یہ چیخیں بھرے گی تو میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ جن نے خیالوں میں لائلا کو چیخیں مارتے پورے صحن میں چکر کاٹتے دیکھ کر چٹخارا لیا۔ لائلا میڈم بھی منہ دھو کے چولہے کے آگے آ کے بیٹھ گئی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دے۔ چچی آگ کیوں نہیں جلائی؟ ارے آگ تیرے بابا کے دانت رگڑ کے لگاؤں، ماچس نہیں مل رہی، چچی نے جل کے جواب دیا۔ او ہو، چچی ادھر ہی ہوگی۔ جیسے ہی لائلا چولہے کے پیچھے دیکھنے کو جھکی، جن پھونک مارنے کو تیار ہو گیا۔ ادھر لائلا ماچس اٹھا کے تیلی جلانے لگی، ادھر جن نے منہ سے آگ نکالی سیدھی لائلا کے سر کی طرف۔ ارے یہ کیا؟ تیلی نیچے گر گئی۔ لائلا اٹھانے کو جھکی اور آگ چولہے میں پڑی لکڑیوں کو جا لگی۔ لائلا آگ جلنے پہ حیران تھی اور جن آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے چولہے کو دیکھ رہا تھا جو بیچ میں آ گیا تھا۔ جن نے غصے میں درخت کے تنے پہ ہاتھ مارا جو وہاں سے پچھلے دن بچوں نے جھولا باندھنے کی کوشش میں ٹہنا توڑ دیا تھا۔ اس کی نوکیلیں نکلی ہوئی تھی۔ جن صاحب نے جوش میں دیکھا ہی نہیں اور ہاتھ لکڑی کے آر پار۔ جن کی تو صدمے سے سیٹی گم ہو گئی۔ ہاتھ لکڑی میں سے نکالا اور بھاگا باغ کی طرف اور ٹیول کی منڈیر پہ بیٹھ کے بچوں کی طرح امی امی کر کے رونے لگا۔ لائلا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، جب سے تجھے دیکھا ہے بس چوٹیں ہی چوٹیں مل رہی ہیں، منحوس کہیں کی۔ اب تو میری بھی ضد ہے، خود بھلے لیرو لیر ہو جاؤں، تیرا جینا حرام کر دوں گا۔ دوسری طرف لائلا نے ناشتہ کر کے گھڑا اٹھایا اور کنویں کی طرف چل دی۔ راستے سے سہیلیوں کو ساتھ لیتے ہوئے سب کنویں پہ پہنچی۔ چھاؤں میں بیٹھ کے لائلا رات والے کارنامے پہ تبصرہ کرنے لگی۔ جن بھی ہاتھ پہ کوئی جڑی بوٹی لگا کے لائلا کو ڈھونڈتا ہوا کنویں کے پاس آ گیا۔ منحوس ماری، تو مجھے یہیں ہی ملی تھی، نہ تو آج تیرا ادھر ہی کام تمام کر دوں گا، تجھے کنویں میں پھینک کے پھر نہ رہے گی لائلا اور نہ بٹے گا جن۔ ساری لڑکیاں
اٹھ کے پانی بھرنے لگی۔ جب لیلا کی باری آئی تو جن کنویں کی منڈیر پہ آ کے بیٹھ گیا۔ نظر تو کسی کو نہیں آ رہا تھا، اس لیے آرام سے لیلا کے پاس آنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن اسے اپنا پلان فیل ہوتا نظر آیا، کیونکہ لیلا تو تھوڑی پیچھے کھڑی ہو کے ڈول کھینچ رہی تھی۔ جن کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اکثر انسانوں کو دیکھا تھا کہ کسی کو دھکا دینا ہو تو پیچھے سے دوڑ کے آتے ہیں اور ایک دم سے دھکا دیتے تاکہ زور کا دھکا لگے۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا، جوش میں کافی پیچھے نکل گیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ لیلا نے پانی بھر لیا ہے اور وہ ادھر سے ہٹنے والی ہے۔ ادھر جن نے دوڑ لگائی، ادھر لیلا پیچھے ہٹ گئی، اور جن اتنی تیزی میں تھا کہ جب تک اسے لیلا کے سائڈ پہ ہٹنے کا پتہ چلا تب تک وہ کنویں کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا۔ رکنے کی کوشش میں کنویں کی منڈیر سے ٹکرایا اور توازن بگڑ کر اپنے ہی زور میں کنویں کے اندر جا گرا۔ چھپک کی آواز سن کے ساری لڑکیاں کنویں کے پاس آ کے دیکھنے لگی، مگر کچھ نظر نہ آنے پہ سب کی سب پلٹ کے واپس چل دی، اور جن زور سے گرنے پہ پانی کی گہرائی میں چلا گیا تھا واپس اوپر آیا اور کوشش کر کے باہر نکلا۔ نکلتے ساتھ کنویں کے پاس ہی زمین پہ لیٹ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ ذرا سانس ٹھیک ہوئی تو پھر سے کوسنے لگا، نی لیلا تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تیری قسمت کیوں اتنی اچھی ہے؟ میری ہر چال مجھ پہ ہی الٹ جاتی ہے اور یہ قسم و نوخانی صاف بچ جاتی ہے۔ جن غصے میں بھی لائل پور کی بولی بول رہا تھا۔ آج لیلا نے شادی پہ جانا تھا تو جلدی جلدی کام ختم کر کے پارلر جانے کا سوچا۔ چچی میں ذرا پارلر جا رہی ہوں بتا کے باہر نکل گئی کہ کہیں چچی کچھ سنانے نہ بیٹھ جائے۔ وہاں جا کے پہلے فیشل کروا کے آئی برو بنوا کے پھر اسے بال کاٹنے کا بول کے آنکھیں بند کر کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں جن بھی لیلا کے گھر واپس پہنچ گیا تھا۔ اس نے جب چچی کے منہ سے لیلا کا ذکر سنا تو کوا بن کر چارپائی کے پاس پہنچ گیا۔ چچی اپنی ہمسائی کو لیلا کے پارلر جانے کا بتا رہی تھی، جیسے ہی کوے پہ نظر پڑی جوتا کھینچ مارا۔ ارے کم بخت، تو ادھر کیا ڈھونڈ رہا ہے، چل دفعہ ہو۔ جوتا کھا کے لیلا کا پتہ مل گیا تھا، اس لیے اس نے چچی کو معاف کر کے لیلا کے پیچھے جانے کا سوچا اور اس کے پسینے کی بو کا پیچھا کرتا ہوا پارلر جا پہنچا، جہاں پارلر والی کینچی پکڑ کے لیلا کے خوبصورت سلکی بالوں کو کاٹنے لگی تھی۔ جی ہاں، لیلا کے بال بہت پیارے تھے، سلکی، سافٹ اور گھنے، اس لیے وہ ہر ٹائم تیل میں ڈبوئے رکھتی تھی بالوں کو، مگر آج تو دوست کی شادی تھی تو سوچا تھوڑی سی کٹنگ کروا کے کھلے چھوڑے گی، مگر اتنی دیر میں جن پاجی بھی پہنچ گیا۔ پہلے تو اس کے بالوں کے دیکھ کے بدہوش بھی ہو گیا، مگر جب انتقام یاد آیا تو سر جھٹک کے آگے بڑھا اور پارلر والی کا ہاتھ پکڑ کے بالوں پہ الٹی سیدھی کینچی چلانے لگا۔ لیلا ایک دم کرسی سے اٹھی اور لڑکی کو دھکا دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ لڑکی چیخی، لیلا یہ میں نہیں کر رہی، کسی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ لیلا نے غصے سے ٹریمنگ مشین اٹھائی اور اس کے سر کے درمیان پھیر کے گنجی سٹائل بنا دیا اور غصے سے باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے پھر آنے کی دھمکی دے گئی۔ ادھر جن جو لڑکی کے پیچھے کھڑا تھا، دھکا لگنے سے ویکس مشین سے ٹکرایا اور گر گیا۔ ویکس فرش پہ گر گئی تھی اور جن اس کے اوپر گر کر تڑپنے لگا اور اٹھنے کو زور زور لگانے لگا، مگر ویکس ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس لیے جن کو جپھی لگا لی۔
लैला तो बकती जगती चली गई। पार्लर वाली बेचारी वहीं बैठ के अपनी गंजी वाली टिंट को देख के फूट फूट कर रोने लगी। इस बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं था और लैला उसे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। जिन जोर लगा लगा के थक गया मगर वैक्स से जान नहीं छूट रही थी, तो इसने पार्लर वाली से मदद लेने का फैसला किया। बाजी मेरी मदद कर दो, मैं चिपक गया हूँ, ये शेरा उतार नहीं रहा। पार्लर वाली ने सहम कर इधर उधर देखा, कोई नज़र नहीं आ रहा था मगर आवाज़ आ रही थी। वो पहले ही किसी के इसका हाथ पकड़ के कैंची चलाने पे डरी हुई थी। आवाज़ सुन के तो इसकी हिचकी लग गई। ऐसे सर पे पाँव रख के भागी कि अपनी गंजी टिन को भी भूल गई और अपने घर जाके सांस ली। इसके छोटे बहन भाइयों ने उसे देखा तो चीखना शुरू कर दिया। वो समझी शायद पार्लर वाला जिन इसके पीछे आ गया। वो भी इनके साथ मिलके चीखे मारने लगी। इसके घर वाले सब इकट्ठे हो गए और इन सब से चीखने की वजह पूछने लगे। बच्चों ने जब इसकी टिंट की तरफ इशारा किया तो सबका ध्यान इसकी तरफ हुआ, तो उसे याद आया और वो फर्श पे बैठ के फिर से रोने लगी और सारी बात बता दी। सब लोग इस जिन और लैला को गालबन गालियां देने लगे। जिन बामुश्किल उठा मगर ना चल पाया और ना उड़ पाया या थोड़ा सा हिलजुल कर फिर से वहीं चिपका रहा। उसे वैक्स पेपर नज़र आया तो उठ के रगड़ने की कोशिश की तो वो भी साथ चिपक गया। अब तो जिन बहुत परेशान हुआ। अभी तो इसने जाके लैला की हालत देखनी थी मगर इसकी खुद की हालत पतली हुई पड़ी थी। इधर उधर हाथ मारते हुए अचानक तेल की बोतल इसके पाँव पे आ गिरी। गुस्से से उठा के दूर फेंकने लगा तो उसे पाँव पे जहाँ तेल गिरा था वहाँ से चहचाहट कम लगी। लो जी, जिनकी तो खुशी का कोई हाल नहीं रहा। तेल की बोतल उठा उठा के सर पे उलटने लगा। लैला खराब मूड के साथ सर पे दुपट्टा लेके शादी से होके आ गई थी। उसे पार्लर वाली पे बहुत गुस्सा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो दोबारा पार्लर जाके इसकी सारी टिन करके आती, जिसने इसके इतने प्यारे बाल छोटे बड़े कर दिए थे। इसे बाद में निपटने का सोचकर सर पे तेल का पूरा कुआं उलट कर सो गई थी। अगला दिन मामूल के मुताबिक था। जिन ने आज लैला पे बरह रास्त हमला करने का सोचा था। जैसे ही लैला पानी भरने गई जिन भी पीछे पीछे गया और हमले के लिए मुनासिब सी जगह देख के भैंसा बन के वहाँ पे छुप के बैठ गया ताकि जैसे ही वो लोग सामने आए अचानक लैला के उठकर टक्कर मार के इतनी दूर फेंक दे जहाँ से वापस ना आ सके। इतनी देर में वो लोग वापस नज़र आना शुरू हो गए थे। जिन तैयार हो गया और इन सबके नज़दीक आते ही उठकर इनकी तरफ भागा। सारी लड़कियां चीखते हुए इधर उधर भाग गई मगर लैला अपनी जगह पे खड़े होके इस मोटे ताज़े भैंसे को देखने लगी। भैंसा जो इसकी तरफ भागा आ रहा था गड़बड़ के रुक गया। इसने तो सोचा था कि लैला उसे देख के भागेगी और वो इसके पीछे लगे तो उसे दौड़ा दौड़ा के मारेगा, मगर ये तो उलट हो गया था। वो रुकी तो ये भी रुक गया। थोड़ी देर तो दोनों एक दूसरे को घूरते रहे लेकिन फिर अचानक लैला घड़ा नीचे रख के भागी। भैंसा ने आने अपनी शामत के पीछे भागा। जैसे ही गली का मोड़ आया लैला अचानक रुक के साइड पे हो गई और जिन पाजी की एक बारी फिर किस्मत माड़ी। गली बंद थी और भैंसा शोखा स्पीड में धम से जाके सामने की दीवार से टकराया और तकलीफ से वहीं ही गिर के डकारने लगा। लैला आराम से हाथ झाड़ के वापस घड़ा लेने के लिए चल दी। अब तो जिनकी हालत ही ख़राब हो गई। पहले वैक्स की वजह से इसका बालों से भरा जिस्म जगह जगह से छील गया और अब सर की ज़ोरदार टकरान से उसे तारे दिखाई दिए। चुप करके उठा और बाग में जाके कुछ और सोचने लगा। लैला तो अपने बालों का सदमा लगा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे इनको ठीक करे। किसी को बता भी नहीं था, सब मजाक उड़ाएंगे। बैठी कुछ सोच रही थी कि दरवाज़ा बजा। पहले तो डीठ बन के बैठी रही लेकिन बजाने वाला इससे भी ज़्यादा डीठ था। आ रही हूँ, दरवाज़ा तोड़ोगे क्या? लैला जलती भूनती उठ के दरवाजे पे आई। देखा तो एक जख्मी बूढ़ा खड़ा था। लैला ने बूढ़े को देखा तो दरवाजे से ही वापस पलट गई और मांगने वाला समझ के आटा ले उसे देने के लिए। लो बाबा, घोर क्या रहे हो, आटा लो और चलते बनो, मैं तुम्हें मांगने वाला लग रहा हूँ? बूढ़े ने बुरा सा मुँह बनाया। नहीं जी, तुम तो
टॉम क्रूज लग रही हो और अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हो ना। आओ अंदर आओ, तुम्हें चाय पिलाऊं। बूढ़ा फटाफट घर के अंदर आने लगा। ए बुड्ढे किधर? लाइला ने उसे धक्का दिया और बाहर नाली में जा गिरा। मनहूस बुड्ढे, सच में गुस्सा चला रहा है। तेरे अब्बा का होटल खोला हुआ है यहाँ। ये बुड्ढा जो नाली के गंदे पानी से लथड़ गया था उठ के दांत पीसते हुए एक तरफ को चला गया। थोड़ी देर बाद फिर से वापस आया और दरवाज़ा बजाने लगा। इस बार किसी और शक्ल में था। जी हाँ, ठीक समझे, वो साढ़े जिन पाजी थे। जिस्म पे वैक्स के जख्म और सर पे भैंस वाले चोट पट्टी की हुई थी। एक बार फिर से दरवाज़ा बजाया और इस बार लैला के हाथों की पहुंच से दूर खड़ा हुआ। हाँ जी फरमाएं। लैला खतरनाक तेवरों से सामने खड़े बंदर को घूरते हुए बोली, क्या चाहिए? मैं कुछ तुम्हें देने आया हूँ। लैला, क्या देने हो? शक्ल से तो भूखे नंगे लग रहे हो, मुझे क्या दोगे? और मेरा नाम कैसे पता तुम्हें? तुम छोड़ो इस बात को, ये लो, ये पाउडर लगाना अपने बालों पे, से बाल ठीक हो जाएंगे। क्या मतलब? तुम हो कौन मेरे बालों के बारे में जानने वाले? अब तो ये जानना ही पड़ेगा। लैला ने अचानक आगे बढ़ के इसके बालों से पकड़ के अंदर खींच लिया। बाहर मल्ले के बच्चे खेल रहे थे, वो भी ये सीन देख के भाग के लैला के पास है। अब तो जिन दोनों हाथों से बाल छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। जिन लैला ने मजबूती से पकड़ा हुआ था, पाउडर वहाँ ही गिर गया। जैसे बच्चों ने लैला के इशारे पे उठा के जिन पाबे के सर और जिस्म पे फेंक दे। ओ माँ नी लैला, तेरा सत्यानाश, कमीनी, तेरा कख ना है, मर जाने, छोड़ मुझे। जिन कभी दोनों हाथ से सर और जिस्म पर खारिश कर रहा था, कभी अपने बाल छुड़वा रहा था। तेरी खुजली पाउडर जो वो लैला के लिए लेकर आया था, इसने इसके जख्मों पे मिर्चें लगा दी। जब इसने देखा कि लैला किसी भी तरह इसके बाल नहीं छोड़ रही तो वो वहाँ से गायब हो गया और जाके ट्यूबवेल में छलांग लगा दी। बच्चों ने जब बूढ़े को गायब होते देखा तो जिन जिन चलाते हुए भाग निकले। लैला भी हैरत से अपने हाथों को देखने लगी जहाँ से जिन बाल छुड़ा के भागा था। थोड़ी देर तो सोचती रही, फिर उसे इस दिन वाला सीन याद आया। इसने बिल्ले को ट्यूबवेल में फेंका था। अच्छा, तो इसका बदला लेने आया था कम बख्त खुजली पाउडर लेके। बीच वाले वाक़यात का उसे ख्याल में भी नहीं आया। वो जिन था जिसकी कुत्तों वाली होती रही बार बार। अब वो ये सोच रही, हो सकता है वह मनहूस जिन दोबारा है तो उसकी भी अपनी तैयारी रखनी चाहिए, और बैठकर सोचती रही। मगर जिन तो इस खुजली पाउडर से इस बुरी तरह छिल गया था कि बहुत सारे दिन तो बेचारे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ करने को। इस दौरान उसके बाप को काफ के बादशाह भेजे हुए जासूस जिन्होंने इसका सुराग लगाया और उसे उठाकर ले गए। वहाँ उसका इलाज हुआ। फिर सबने इसकी लव स्टोरी सुनी और इसकी बार बार की दरगत बनने पर हंस हंस के लूट पूट हो गए। इसने अपनी वालदा से इजाज़त ली कि वो एक बार और इंसानों की दुनिया में जाएगा, मगर इस बार वो लाइला से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि लाइला ने तो उसे बराह रास्त कुछ नहीं कहा था, बल्कि इसकी खुद की चाल इस पे उलट जाती। पहले तो इसको इजाज़त नहीं मिली, मगर फिर सब लाइलपुर की बहादुर लाइला को देखने को तैयार हो गए। मगर तय ये हुआ कि वो गायब रहेंगे और बस वही जिन सामने जाएगा। मगर इसके एक कज़न को मस्ती सूझी। वो बोला, पहले मैं जाऊंगा इसके सामने, देखूंगा क्या करती है। तो ठीक है। अगले दिन सब लोग लाइला के घर गए। वो इस टाइम साहिन में बैठी थी जब वो शरारती जिन इसके सामने आया। ये लंबे लंबे बाल, सुर्ख आंखें, बड़ी बड़ी मूंछें। लाइला ने बाहर के दरवाजे की तरफ देखा जो खुला हुआ था। ओए तुम कौन और किससे पूछ के अंदर आए हो? मैं जिन हूँ। इसने लाइला को दौड़ाने की नाकाम कोशिश की। अच्छा, मैं कैसे मान लूँ? लाइला को शरारत सूझी। तुम जो चाहो सबूत मांग लो। तो ठीक है, मैं चेक करूँगी तुम सचमुच जिन हो या कॉस्ट्यूम पहन के आई हो। आओ कर लो चेक। जिन सीना फैलाकर खड़ा हो गया। लाइला आगे बढ़ी और इसकी दोनों मूंछें पकड़ के इतने जोर से झटका लगाया कि जिन बलबला उठा और तकलीफ से चीखते हुए बोला, छोड़ो, उखाड़ देगी क्या? तो लाइला ने मूंछें छोड़ दी और बोली, ये तो असली है, मगर सर पे विग लगाई हुए लगता है। कहते ही साथ ही बालों से पकड़ के इसको घुमा के रख दिया। ओई माँ, बचाओ इस अफलातून की बच्ची से। जिन दहाई देने लगा। इतने में सब जिन लोग ज़ाहिर हो गए जो पेट पकड़ के हंस हंस के लूट पूट हो रहे थे। जिन बेचारा खिसाना हो के साइड पे हो गया। इतने में पहले वाले जिन की वालदा यानी मलका लाइला के पास आई और सबका तारुफ करवाया और अपने बेटे से माफ़ी भी मंगवाई। लाइला ने, इसने तुम्हें बहुत तंग किया, इसकी सज़ा भी इसको मिल गई, अब इसको माफ़ कर दो, तुम बहुत बहादुर हो जो डरी नहीं। इतने में वही जिन इसके पास आया और बोला, लाइला ये अंगूठी रख लो, अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो रगड़ के बुला लेना। वाह जिन पाजी, तुसी ग्रेट हो। इस अंगूठी को मुझे नहीं, तुम्हें ज़रूरत है। कोई तुम्हें पीटे तो मुझे बुला लेना। जिन शर्मिंदा हो गया और सब लोग हंसते हुए ऊपर परवाज कर गए। लाइला भी नीम के दरख्त के नीचे आंखें बंद कर कुछ सोचने लगी। अभी उसे पार्लर वाले की टिन भी तो पूरी करनी थी, तो तस्वर में इसके सर में उस्तरा चलाने लगी। ये थी लाइलपुर लाइला की आखिरी किस्त। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।